प्यारे बच्चों, विद्रोही और राज चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा है कि विद्रोह के कारण क्या थे और अवध में व्यापक विद्रोह क्यों हुआ। यह हमने अभी पढ़ा है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों, विद्रोही क्या चाहते थे। सबसे पहले विद्रोही का अर्थ हमने शुरुआती वीडियो में पढ़ा है बच्चों कि जो चल रही व्यवस्था है उसके खिलाफ जब क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए लोग खड़े होते हैं, उत्पीड़न के खिलाफ है, शोषण के खिलाफ है, जब भारतीयों ने अंग्रेजों का समर्थन करना बंद कर दिया और उनके विरुद्ध एक लड़ाई की शुरुआत की, तो यह विद्रोह कहलाएगा और इसमें जो शामिल लोग हैं वे विद्रोही। एक और बात आपको याद रखनी है बच्चों, ये विद्रोही अंग्रेजों के लिए है। जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी उनके खिलाफ जब भारतीयों ने संघर्ष किया तो यह उन्हें नागवारा लगा और भारतीय उनकी नजरों में विद्रोही थे। लेकिन जहां तक हम भारतीयों की बात करते हैं बच्चों, विद्रोहियों के जो नेता थे वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। तो दोनों जो समाज है वो ब्रिटिश है और भारतीय है, दोनों समाज के नजरों में जो विद्रोही थे उनका जो रुख है वो अलग अलग है। तो यह बात ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं विद्रोही क्या चाहते थे। इसको जानने के लिए उनके द्वारा की गई घोषणाओं को समझना जरूरी है। बच्चों, 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ की घोषणा है जिसमें यह कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार काफी उत्पीड़क है और शोषण कर रही है भारतीय जनता का, तो इसका जो ब्रिटिश राज खत्म करना जरूरी है और एक भारतीय सरकार, जिसे बादशाही सरकार कहा गया बच्चों उस समय, कि एक ऐसी सरकार स्थापित होगी जिसमें सभी सामाजिक समूहों का ध्यान रखा जाएगा, हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो इन विद्रोहियों ने जमींदारों के बारे में यह कहा कि जमींदारों को उनकी जो खोई हुई हैसियत और सत्ता है वो फिर से प्राप्त होगी अगर बादशाही सरकार स्थापित होती है। बच्चों, आपको ध्यान ही होगा कि अंग्रेजों के आगमन से पहले जमींदार और जो ताल्लुकदार थे वो एक स्वायत्त शक्ति थे। उनके अपने न्याय, कानून, व्यवस्थाएं लागू थी। लेकिन अंग्रेजों ने जब भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की तो जमींदारों से मालिकाना हक ले लिया और लगान की जो राशि है वो ज्यादा निश्चित की, और जिसकी वजह से जो सामाजिक ताना बाना था वो ढह गया। तो जमींदारों को यह आह्वान किया गया कि आप विद्रोह में शामिल हो जाइए और जब बादशाही सरकार स्थापित होगी तो आपको आपकी पुरानी जो सत्ता है वो फिर से मिल जाएगी। दूसरा है बच्चों व्यापारियों के बारे में। व्यापार पर जो एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित कर लिया था। अब विद्रोही ये कह रहे थे कि अगर बादशाही सरकार स्थापित होती है तो चाहे वह जमीनी रास्ता है चाहे वह जल का रास्ता है, व्यापारिक मार्ग बच्चों, उस पर व्यापारियों का फिर से अधिकार हो जाएगा और जो अंग्रेज व्यापारिक कंपनी के द्वारा भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करके भारत के मालिक बन बैठे हैं उन्हें भारत से खदेड़ दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के बारे में विद्रोहियों का यह मानना था कि प्रतिष्ठा और पैसे वाले जो पद थे जो अभी ब्रिटिश राज में भारतीयों को नहीं दिए जा रहे थे वो उन्हें मिलेंगे, उनकी इज्जत भी होगी और उन्हें दाम भी अच्छे दिए जाएंगे, उनकी तनख्वाहें भी अच्छी होंगी और उन्हें भविष्य में ऊंचे ओहदे भी दिए जाएंगे। कारीगरों के बारे में विद्रोहियों की क्या सोच थी बच्चों? कारीगरों की उन्नति देखी जा रही थी भविष्य में। कैसे? क्योंकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से निर्मित माल जो भारत में बेचा जा रहा था और भारत से कच्चा माल बाहर ले जाया जा रहा था, तो कारीगरों की स्थिति खराब थी। हथकरघा उद्योग समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो इन बेरोजगार कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवाओं में तैनात करने की बात कही गई, यानी भविष्य में उनका जो उन्नति है वो निश्चित थी। बच्चों, पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में विद्रोहियों का यह मानना था कि क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, लेकिन इस जो पवित्र युद्ध यानी 1857 का जो आंदोलन है इसमें सभी विद्वानों का, पंडितों का योगदान जरूरी है ताकि भारतीय समाज फिर से जीवन शैली जो थी वो फिर से स्थापित हो सके और जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति थी, एकता की जो संस्कृति थी वो फिर से स्थापित हो सके। सैनिकों के बारे में विद्रोहियों की क्या सोच थी बच्चों?
सैनिकों से यह आश्वासन लिया गया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। तात्कालिक कारण जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को नष्ट करने के लिए ही गाय और सूअर के जो चर्बी वाले कारतूसों का जो जिक्र आया था, लेकिन अब सैनिकों से सेवाएं लेने के लिए इसलिए जोर दिया गया कि सैनिक ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जो विधर्मी हैं, जो यूरोपीय शासक हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूहों को विद्रोहियों ने अपने साथ जोड़ने के लिए किस तरह से विचार रखे, अभी हमने पढ़े। इसी के साथ बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूहों में एकता स्थापित करना, उत्पीड़न के खिलाफ यानी जो शोषण था ब्रिटिश राज के द्वारा, उसे खत्म करने के विरुद्ध आंदोलन चलाना और एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी सरकार की तलाश थी जो अंग्रेजी सरकार का स्थान ले सके। इसके लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहले एकता की कल्पना, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों में एकता किस तरह स्थापित की गई? बच्चों, विभिन्न घोषणाओं में जाति धर्म का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों से यह आह्वान किया गया कि वे इस आंदोलन में शामिल हो ताकि ब्रिटिश राज को समाप्त किया जा सके। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की तरफ से की गई, लेकिन इसमें हिंदुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया। बहादुर शाह जफर, बच्चों, बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे और दिल्ली से विद्रोहियों के नेता थे, तो इनके नाम पर यानी मुगल शासक के नाम पर घोषणाएं जारी की गई, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और महावीर स्वामी दोनों की ही दुहाई दी गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि स्वतंत्रता के इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही अगर नुकसान है तो बराबर है और अगर फायदा है तो भी बराबर है, तो दोनों को एक साथ मिलकर इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और इश्तिहारों में, समाचारों में अंग्रेजों से पहले की जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। बच्चों, इस एकता को तोड़ने के लिए दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ा जा सका। दूसरा है बच्चों, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। प्रतीक का अर्थ क्या हुआ बच्चों? हम पढ़ रहे हैं कि उत्पीड़न हो रहा था, भारतीयों का शोषण हो रहा था, तो यह दिखाई कहाँ दे रहा था, इसकी अभिव्यक्ति कहाँ थी, प्रैक्टिकल रूप में ये कहाँ दिख रहा था? तो सबसे पहले देसी रियासतों पर कब्जे। हमने पढ़ा है बच्चों कि कभी दत्तक पुत्र को न मानना, कि अगर किसी शासक के खुद के पुत्र संतान नहीं है तो अगर वह गोद ले लेता है तो वो नहीं माना उत्तराधिकारी अंग्रेजों ने, तो यह एक हिसाब से उत्पीड़न ही था। देसी रियासतों पर कब्जा कर लिया जाता था और समझौतों का उल्लंघन भी कर लिया जाता था। जैसे हमने अवध में देखा कि पहले सहायक संधि कर लेते हैं 1801 में और फिर नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें कलकत्ता भेज देते हैं और अवध पर कब्जा कर लेते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि उत्पीड़न, जो देसी रियासतें थी, नवाब थे, राजकुमार थे, उनसे संधि समझौते सबका उल्लंघन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो जनता काफी नाखुश थी। दूसरा बच्चों, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। हमने देखा कि लगान राशि भी ज्यादा थी और अगर समय पर भुगतान ना किया जाता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। किसी तरह की रियायत नहीं थी, निश्चित तिथि पर ही भू राजस्व जमा करवाना होता था। अगर फसल खराब भी है तो रियायत नहीं दी जाती थी कि वो कुछ समय बाद भू राजस्व जो है वो जमा करवा दें। तीसरा है बच्चों, विदेशी व्यापार से दस्तकारों और बुनकरों को की तबाही होती है। हमने पढ़ा है बच्चों कि जब भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से निर्मित माल भारत में ही बेच रहे हैं, तो भारतीय हथकरघा उद्योग नष्ट हो गए और जो दस्तकार और जो बुनकर थे वे सड़क पर आ गए, यानी उनका जो जीवन शैली थी वो नष्ट हो गई। कारण क्या था? भारतीय व्यापार का खात्मा और इस व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाना। बच्चों, हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बच्चों इनके साथ ईसाई मिशनरी भी भारत आए
और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिससे लोगों को ये लगा कि उनका जो स्वयं का जो धर्म है वो नष्ट हो रहा है। भारतीयों से अपमानजनक व्यवहार। चाहे भारतीय किसी भी ओहदे पे थे, पद पे थे या आम जनता थी, सभी से जो है अंग्रेजों का व्यवहार था वो सम्मानजनक नहीं था। सामाजिक ताने बाने को खत्म करना। बच्चों, ब्रिटिश राज से पहले जो राज व्यवस्था भारत में स्थापित थी, वह पूरी तरह से नष्ट की जा चुकी थी। भारतीयों की जीवन शैली अपनी नहीं रह गई थी। हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी, धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार हो रहे थे और सैनिक कार्यवाही हमने देखी कि सैनिकों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। तो एक तरह से जो सामाजिक जीवन था वो नष्ट हो रहा था, सामाजिक मूल्य खत्म हो रहे थे और ब्रिटिश कंपनी भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। तो उत्पीड़न के जो प्रतीक हैं वो हम पढ़ रहे हैं। और अंतिम है बच्चों, भारतीयों को ऊंचे पदों पर जो जगह नहीं दी गई, ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बन सकते थे और उनकी जो पदोन्नति है वो नहीं होती थी। अपमानजनक व्यवहार है, सामाजिक ताना बाना खत्म होना, ऊंचे पदों पर भारतीयों का न पहुंचना और हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करना, भारतीय हथकरघा उद्योग खत्म होना, भू राजस्व व्यवस्था जो काफी सख्त थी, वसूली के तरीके भी काफी सख्त थे और देशी रियासतों पर किस तरह से अनैतिक मूल्यों द्वारा राज कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। तो उत्पीड़न के प्रतीक हमने पढ़े बच्चों हमने पढ़ा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया विद्रोहियों के द्वारा। अगर ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाता है तो भारत में किस तरह की वैकल्पिक सत्ता स्थापित होगी, इसके बारे में भी विद्रोहियों ने अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था। वे चाहते थे कि 18वीं सदी का जो पूर्व का जो भारत था उसकी व्यवस्था फिर से लागू होनी चाहिए। बच्चों, ब्रिटिश शासन जब ध्वस्त हो गया, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में कई स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। भले ही यह प्रयोग ज्यादा लंबा ना चला हो, लेकिन विद्रोहियों का यह मानना था कि फिर से भारतीय जो सत्ता है वो स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। बच्चों, विद्रोहियों ने अपने फ्रेमवर्क को अमली जामा पहनाने के लिए यानी प्रैक्टिकल रूप देने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां शुरू की, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम भी किया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे भी जारी किए और सेना की कमान श्रृंखला भी तय की गई, यानी सैनिक जो पदाधिकारी थे वो तय किए गए और ऐसा कहा गया कि जो युद्ध है 1857 का जो आंदोलन है ये जारी रखना है और इसके लिए योजनाएं बनाई गई। बच्चों, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, दमन यानी शांति के लिए, बलपूर्वक शांत करने के लिए क्या क्या किया, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ होता है बच्चों कि जब किसी विशेष परिस्थिति में देश की न्याय व्यवस्था सैनिकों के हाथ में दे दी जाती है। तो मार्शल लॉ और अन्य नए कानून पारित कर दिए, सैनिक कार्रवाई की गई और उनकी कूटनीति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्शल लॉ। मार्शल लॉ हमने पढ़ लिया बच्चों, सैनिक कानून था। और नए कानून कौन से पारित किए? अब बच्चों, जब विद्रोह चल रहा था तो आम अंग्रेजों को भी, सैनिकों के साथ साथ आम अंग्रेजों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा का अधिकार दे दिया। अब किसी भी तरह के कानून या मुकदमे की जरूरत नहीं रही, जो सामान्य प्रक्रियाएं चलती थी वे रद्द कर दी गई। अब सीधे विद्रोहियों को सजाए मौत देने का ही प्रावधान था। हम पढ़ रहे हैं विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या तरीके अपनाए। दूसरा है बच्चों सैनिक कार्रवाई। ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां मंगवाई गई। बच्चों, जून 1857 में दिल्ली पर दो तरफा हमला बोला गया। एक जो सैनिक टुकड़ी है बच्चों वो कलकत्ता से थी और दूसरी पंजाब से, यानी दिल्ली को दोनों तरफ से घेर लिया गया ताकि जो विद्रोही हैं उनका दमन किया जा सके। विद्रोह लंबा चला और सितंबर 1857 अंग्रेजों को दिल्ली वापस मिल जाती है। दिल्ली को जीत लिया गया सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा। बच्चों, गंगा का मैदान। बच्चों, यह जो नदी है गंगा नदी,
इसे गंगा का मैदान कहते हैं। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने इस मैदान पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि अंग्रेजों को अब यह लगने लगा था कि वे एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जो सिर्फ सैनिक विद्रोह ही नहीं है, बल्कि बेहिसाब जनता का समर्थन भी इसके साथ है। तो इन क्षेत्रों में फिर से अपनी सत्ता स्थापित करने में अंग्रेजों को काफी दमखम लगाना पड़ा। कूटनीति। बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता तोड़ने के लिए कई तरह के कूटनीतिक हथियार अपनाए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि भूस्वामियों और काश्तकारों ने भी अंग्रेजों का विरोध किया है, तो इस विरोध को या इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बड़े जमींदारों को यह आश्वासन दिया कि उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिया गया। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या दूसरे देशों में भाग गए। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह आंदोलन का स्वरूप तय किया जा रहा था विद्रोहियों द्वारा। काफी कोशिशें भी की गई, वैकल्पिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बर्बरता पूर्वक अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति का दमन कर दिया गया। कुल मिलाकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति अपने मंसूबों में यानी भारत की आजादी में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया इस क्रांति ने और लोगों के दिलों में एक चेतना जगाई कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है और उन्हें देश से बाहर किया जा सकता है। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विद्रोह से जो संबंधित छवियां थी वो क्या थी। धन्यवाद।